अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से और वो हर तरह के मसाइल होते हैं। शहर कराची के मसाइल की बात हो या मुल्क के मसाइल की बात हो, मौशी मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों। गर्ज़ ये कि हमारे पास मसाइल इतने सारे हैं, कैसे न जाने कितने प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आगे कितने प्रोग्राम ऐसे करने होंगे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। माजी में भी यही कुछ मसाइल इसका सामना आवाम को रहा, लेकिन किसी दौर में भी किसी हुकूमत की शायद तरजीहात में शामिल नज़र नहीं आता कि अवामी मसाइल को हल किया जाए। माह मुबारक का खैर से इख्तिताम हुआ और जिस तरह इख्तिताम हुआ वो भी सब ने देखा। ख़ास तौर पे जो चांद का मामला था, इतना इस कदर मुतनाज़े इसको बनाया गया, एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में जगहसाई हुई। जिस तरह के फ़ैसले हम करते हैं, हर जगह हमें कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की गई, लेकिन इस दफ़ा जो मामला था वो समझ में ना आने वाला मामला था कि जिस तरह रात गए ईद का ऐलान हुआ और फिर लोग पहले ही कोरोना वायरस की वजह से शदीद मुश्किलात का उनको सामना रहा। इस ईद के ऊपर भी वो ईद की रौनकें काफ़ी हद तक मान पड़ चुकी थी। लोग परेशानी की वजह से, मौशी हालात की वजह से बुरी तरह मसाइब का शिकार थे, परेशानियों का शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई कसर नहीं उठा रखी आवाम की जो मुश्किलात में उसे इजाफ़ा करने की। चांद का ही मामला आप देख लीजिए। कुछ देर पहले भी हमारी यहाँ पर स्टूडियोज़ में बात हो रही थी कि जिस तरह का मुतनाज़ फ़ैसला हुआ और उसकी वजह से जो कुछ हुआ, बहरहाल इसके ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे, बात करनी ज़रूरी है। बहरहाल बात यहाँ पे ख़त्म क्योंकि नहीं होती, हर दौर में ऐसा ही होता आया है, लेकिन इस दफ़ा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ थी। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे कि इस चीज़ों को ठीक किया जाएगा, मौशी इस्तिलाहात लाई जाएगी, उसमें हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह के ये फ़ैसले करते हैं जगहसाई का सबब बनते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल आपके सामने रही। यही कुछ चांद के मामले पर भी हुआ और जिस तरह का मुतनाज़ फ़ैसला किया गया उसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। रात गए ये फ़ैसला किया गया कि जनाब दूसरे दिन जो है वो ईद मनाई जाएगी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ लोगों के सामने आया, वहाँ पे मौजूद लोगों ने जिस तरह की बातें की हैं वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि किसी एक मामले के ऊपर भी हुकूमत जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाती। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे ये भी बातें हो रही थी कि जब चांद का फ़ैसला हुआ तो लोग इंतज़ार में थे कि हो सकता है कि यहाँ पर भी यू टर्न ले लिया जाए, जो इस हुकूमत का ख़ासा है। कहीं ऐसा हो कि जनाब आधी रात के बाद फ़ैसला किया जाए कि जी ये फ़ैसला हम वापस ले लेते हैं। तो ये भी सूरत हाल इसका सामना रहा। तो जनाब ये आपके सामने सारी सिचुएशन है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और बात करनी ज़रूरी है। अब ये मामला ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। बड़ी कोशिशें की गई, बयानात दिए गए, सोशल मीडिया के ऊपर बातें होती रहीं कि इसको अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, कब तक इसी तरह आप मामलात को हैंडल करते रहेंगे। इन चीज़ों के ऊपर बात करनी ज़रूरी है। फिर दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से बार बार तंबीह की जाती रही कि मोहतात रहिए, एहतियात करनी ज़रूरी है। जितनी कोशिश हो सकती है लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये बात यहाँ पर हो चुकी है कि जो मौशी मामलात हैं इतने इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल है, और बात जब बका तक आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को समझना। तो लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ, तो बड़ी तकलीफ़ में ये सारे मामलात जो है लोगों ने गुजारे, बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। और ये बड़ा हिम्मत और हौसला है कि एक तो हुकूमती फ़ैसले जिस तरह के किए जाते हैं कि समझ में ना आने वाली कुछ बातें हैं। ईद के दिनों के ऊपर जिस तरह लोगों ने मुश्किल से ईद मनाई है और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि दुकानों को, कारोबार को जो है वो 8 बजे तक खोला जाए। अभी तक लोग समझने से कासिर हैं कि ये सारी सूरत हाल है क्या, इस मामले को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। तो कोई भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कम बेश एक सी फ़ैसले कर रही हैं, एक ही तरह की बातें इन सब के पास हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं। अब तूफ़ान के हवाले से बात आना शुरू हुई है तो इसके ऊपर भी सियासत जो है वो शुरू हो गई। गर्ज़ ये कि सियासत कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर सियासत जो है वो ना की जाए। ये सवाल अब पूछा जाएगा
कि खुदा ना करे अगर कोई ऐसा तूफ़ान है जो मुल्क की तरफ आ रहा है, उसके लिए क्या पेशगी इक़दाम किए गए हैं, तो इसका जवाब शायद अभी किसी के पास भी नहीं है। किसी भी आप शख्स से पूछ लें, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी शख्स ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी से भी जाकर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी शायद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और किसी दूसरे शख्स को जो है इसके लिए इंतज़ाम करने होंगे। तो जनाब देखते जाइए अब क्या सूरत हाल रहती है। मामला दुआओं के ऊपर है, तो दुआएं की जा रही हैं और कर सकते हैं। और बाकी मामला जो है, जैसा हम हर मामला खुदा ताला के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये मामला भी खुदा ताला के ऊपर छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के हवाले से मामला सामने आए हैं। इस तरह की बातें होती हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस एक खातून रुकन, जिस तरह की उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है, क्या कहा जा सकता है, कोई मंतकी जवाज़ नहीं। इसराइल के हवाले से जो बयान उन्होंने दिया है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि जितने भी हुकूमत में मौजूद लोग हैं, ये कमो बेश इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ना किसी के पास कोई दलील है, ना कोई मंतकी जवाज़ है, ना इल्म है किसी बात का, ना मामला फ़हम लोग हैं। और उसके बाद टीवी के ऊपर आकर जिस तरह के बयानात देते हैं, अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है कि क्या ऐसे लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजा गया है। पार्लियामेंट में बैठ के जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिन मामलात मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में इल्म ना हो, उसके ऊपर इतने, खुदा खैर करे। बस इस मुल्क पे इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। कहा यह जाता है कि जी नाउमीदी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर उम्मीद कहीं से अगर नज़र नहीं आएगी तो फिर क्या किया जाए। अच्छा जी, ये सारे मामलात है, इसके ऊपर आज फ़र्दन गुफ्तगू का मौका मिलेगा और कोशिश करेंगे इन मामलात को समझने की कोशिश करें कि जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, गुफ्तगू करते हैं माशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से और दीगर मामलात पर उनसे गुफ्तगू होती है हल्के फुल्के अंदाज में। कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू ज़्यादा तल्ख़ ना हो, वरना हमारे पास तो शायद करने के लिए कोई अच्छी बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके बिल्कुल सामने। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब की, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और आज हमारे एक दफ़ा फिर मेहमान हैं। उन्हें मैं सबसे पहले खुशामदीद देता हूँ। फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद, ईद मुबारक आपको। और जो कुछ अभी यहाँ पे बात हुई, आप यकीनन आपके इल्म में है, आप देख रहे हैं, आप भी क्योंकि इसी मुल्क का हिस्सा हैं, इसी शहर में रहते हैं, और जो कुछ हुआ है इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर तबसरा करें। आपकी बात लोग सुनते हैं, आप खुलकर बात करते हैं कि मामलात समझ, मेरी तो बड़ी नाक़िस सी इल्म है, मामलात को शायद इतना ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के बयानात हो रहे हैं, जिस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं, तो समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम पाकिस्तानी के लिए, एक सादा लो आदमी है, वो ये सवाल करता है कि किस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं, इसके पीछे सोच क्या है। मामलात को हल करने की अहलियत तो नहीं है, ये तो साबित हो चुका है, लेकिन कम से कम कोई बात करने से पहले आदमी सोच ले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये एक बड़ा अलमिया है कि अब मैं देख रहा था, वो जो साइंस के वज़ीर हैं वो बैठ के कुछ मौशी आदाद शुमार पेश कर रहे थे, चावल की आपकी कंजम्पशन के बारे में बता रहे थे, चीनी के बारे में बता रहे थे। मतलब ये है क्या, ये तो ज़रा समझाइए, मेरी तो समझ नहीं आता। आपकी समझ में आ रहा है कुछ कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई, हमारे मुल्क के साथ अलमिया ये है कि हम जब भी कोई सियासी हुकूमत बनती है ना, तो उसमें उनके जितने वज़ीर होते हैं ना, वो सारे फिर हुकूमत के तर्जुमान बन जाते हैं। ऐसा ही, ठीक है। और आप देखें, जितने भी अच्छे ममालिक हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, आपको अमेरिका में या यूरोप में जो भी मुल्क हैं, कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, उनका एक तर्जुमान होता है गवर्नमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, वो सारी बात वही करेगा। बिल्कुल ऐसा ही, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हो या कोई भी हो, ऐसा ही। लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि एक साइंस के वज़ीर को भी फिक्र है कि जी इकॉनमी क्या इंडिकेटर्स हैं, उसका क्या है। अच्छा, वो जो इकोनॉमिक मिनिस्टर होगा उसको दूसरी चीज़ों की फिक्र, वो नैब के केसेस के हवाले से बात कर रहा होगा। ठीक है, हर बंदे को बोलने का बहुत शौक है, वो टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये करके, उससे होता है क्या है कि पूरी आवाम गलत फहमियों का शिकार रहती है। ऐसा ही, उनको अंदाजा ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, हो क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला अभी तक बंद नहीं हुआ। ठीक है, और वजह ये कि अगर आप इनको बंद करेंगे
तो ये अपने लीडर से कहेंगे भाई हमारा फिर काम क्या है भाई, हम तो बस मंजर पे रहेंगे यार, ऐसे ही। तो हमें प्रोजेक्शन कैसे मिलेगी? तो प्रोजेक्शन के लिए फिर ये गाए बगाहे उल्टे सीधे बयान, जिसका फील्ड भी नहीं होती है, वो आके उसका बयान कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह अब देखिए चांद के हवाले से जो हमारी अभी बात हो रही थी, पहले भी बात हो रही थी, अब रात को इतना लेट, इससे जाहिर होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट, और अंदाज़ा नहीं है कि करना क्या है, किस तरह करना है। अब जो अगर केपीकी की जो भी रोवेदलाल कमेटी एक प्राइवेटली बनी हुई है, सो व्हाई डोंट दे ब्रिंग देम ऑन बोर्ड कि जी आप हमारी जो कमेटी है, नेशनल कमेटी, उसका हिस्सा बने, ठीक है। और आप एक ही जगह जब चांद देखने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जगह चांद नज़र आए, तो अगर आप उसको फैला दें और जहाँ से भी एक मुस्तनद किस्म की अगर शहादतें मिल जाती हैं, तो आप अनाउंस कर सकते हैं कि जी ठीक है जी आप ठीक है। लेकिन ये जो इस दफ़ा हुआ है, वो तरावी पढ़ के आप आके आप सोने की तैयारी कर रहे हो और उस वक्त अनाउंस हो गया जी कल ईद है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, टोटली मिसमैनेज्ड था। और दूसरा ये देखिए कि जो हमारे वज़रा हैं, उनको भी कई वज़ीर ऐसे हैं जिनका चांद से ताल्लुक़ भी नहीं होगा, आप उनसे पूरे फतवे सुन लें। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। वो ऐसी ऐसी बातें कि यूँ ऐसे है, फलाना यूँ है, ऐसा यूँ है, तो वो चीज़ यही है कि उनको इल्म नहीं कि बोलना क्या है। बिल्कुल ठीक है। इसका पहले मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे जो भी लोग आते हैं, कि भाई आप एक तर्जुमान रखें। अब देखें जी, यूएस में जो व्हाइट हाउस का एक तर्जुमान आता है जी, सबको बुलाता है और अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट की बता देता है। बिल्कुल ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, वो कोई वजीर भी नहीं होता, ऐसा ही आपने, वो एक 17वें 18वें ग्रेड का अफसर होता है। बिल्कुल। और वो आके सबको बताता है कि जी हमारा ये बयान है इजराइल के बारे में, हमारा ये बयान है पाकिस्तान के बारे में, हमारा ये कोरोना के हवाले से बयान है, हमारा ये इसके हवाले, दैट्स इट। बिल्कुल। उनके कितने वजीरों के बयान आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अखबार, तो हम जो इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं, नाम भी नहीं जानते हम तो कौन है क्या है। हमारे वजीरों को तकरीबन दुनिया के तमाम लोग जानते होंगे। बिल्कुल ऐसा, यार इनका ये वजीर है, इनका ये वजीर है, क्योंकि इनको शौक बहुत है बोलने का। बिल्कुल। तो इसका चाहिए गवर्नमेंट को भी कि भाई आप एक जितने वज़रा हैं उनको आप कंट्रोल करें और एक तर्जुमान रखें गवर्नमेंट का, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हो या कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। और वो आके गवर्नमेंट की पॉलिसी लाइन को डिफाइन करे और बताए। ठीक है, ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं ना, जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक हम कहते हैं, वहाँ पे तरीक़ाकार ऐसा ही है और होना भी ये चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है जिस तरह के लोग हैं और फिर जिस तरह की बातें करते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि इनकी सोच क्या है, इनकी इल्मी काबिलियत क्या है, मामला किस हद तक समझते हैं। जैसे खातून मेंबर एक पार्लियामेंट के अंदर, वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इस बारे में बात हो रही है, खड़े होकर वो जिस तरह के हवाले दे रहा है। एक तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुझे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को कि किसने इनको कहा है कि आप खड़े होकर ये हवाले दें माजी के बारे में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से, जिसको कभी आपने खोल कर पढ़ा नहीं है, उसके बारे में आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर हवाले देना शुरू कर दें। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? कोई कभी इस सिलसिले में कोई हो सकेगा, कोई कम से कम ये जो जिस तरह की बातें कर रहा है, कम से कम रोक ही दिया जाए, कि कोई नोटिस ही ले लें कि जो स्पीकर साहब एक बैठे होते हैं एक खाना पूरी के लिए, कम से कम बोल ही दें कि बीबी जो आप बात कर रही हैं, जो दलाइल पेश कर रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस इतने बड़े फोरम पे खड़े होकर ये बात कर रही हैं, तो पीछे क्या इसकी बुनियाद है, ये कहाँ से आपने नतीजा खस किया है, किसने आपको पढ़ाया है, या आपने खुद से क्या समझने की कोशिश की है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कुछ। असल में यही चीज़ देखिए, ये वही चीज़ दोबारा कि चौधराहट और कम इल्मी की वजह से ऐसी बातें कर देना कि जिससे एक तवज्जो हासिल करना जी। और सेकंडली फिर ये कि देखिए ये कितना हसास मामला है बैतुल मुक़द्दस का, और सारा जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहादीस है उसके ऊपर, और फिर हमारा क़िबला अव्वल है, और फिर ये कह देना कि जी हमें उसका हमारा तो काबा है, उसकी क्या ज़रूरत है हमको, यू नो बताइए। आई मीन ये इतनी एक गिरी हुई बात उन्होंने की है कि अगर आपको, आप आलिम हैं क्या, आप कौन है? बिल्कुल सही है। आपका क्या आपने आलिमा का कोर्स किया हुआ, आप मुहद्दिस हैं क्या, हदीस का आपने कोई इल्म हासिल किया हुआ है, या आप इस तरह कुरान को पूरा आपने पढ़ के किया हुआ है? ये इनफैक्ट देखिए ये लोग वो लोग हैं, ये इस किस्म के लोग उस फ़िक़ा या उस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो होते हैं कमज़ोर, जो कमज़ोर दीनी लिहाज से भी कमज़ोर होते हैं, ठीक है, और अपने जज्बे के लिहाज से भी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो कुछ है वो दुनिया है, बिल्कुल ठीक। अब ऐसे लोगों को ये खदशा होता है कि यार अगर कुछ जंग वंग इस चक्कर में हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो जो हमारी दुकानदारी, जो हमारे पैसे, जो हमारी याशियाँ, जो बड़ी चीज़ें हैं, तो ख़त्म हो जाएगा यार। तो हम ऐसी बात करें कि जिससे इन लोगों को दूर किया जाए, एक शक व शुबहा वाली बात कर दें, और लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जिनको जो कम इल्म है, ठीक है ना, वो समझते हैं कि अपने आप को समझते हैं बहुत
इल्म है हमारे पास, बहुत इल्म, लेकिन है कुछ नहीं इल्म उनको। बिल्कुल। लेकिन ना वो मुझसे आपसे सुन के को भी हदीस की किताब जरा पढ़ो बैठ के भाई, और 1400 साल से चीज़ चली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इससे जाहिर होता है कि आपने किस किस्म के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, बिल्कुल ठीक है, कि जिनका कोई मयार ही नहीं है, जिनका कोई इल्म ही नहीं है, और आपने उनको बना दिया। और फिर स्पीकर साहब का ये काम था जी कि उस वक्त टोकते और उसकी तस्हीह करते कि आप गलत कह रही हैं, बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग, और बल्कि उनको शट अप कॉल देके बिठा देते हैं, बिठाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन क्या करें कि जी वो ज़ाहिर है मेंबर है अपनी पार्टी से, पार्लियामेंट है और उनकी पार्टी के हैं, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बोलने का मौका दिया गया उनको। दिस इज रॉन्ग। अल्लाह रहम करेगा वैसे इस कौम पर, क्योंकि इस तरह के अगर लोग मुसल्लत होंगे और इस तरह की अगर बातें होंगी, वो क्लिप में आपको चला के भी दिखा देता, लेकिन क्योंकि हिम्मत नहीं होती इस तरह की बातें जो वो टीवी के ऊपर चलाई जाएँ, लेकिन यकीनन आप तक वो ज़रूर पहुँच जाएंगी जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे, क्योंकि अब तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि वो यकीनन हर शख्स तक जो वो पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब फारूक भाई, अब मसला ये है कि जो मसाइल हैं उसकी तरफ आएंगे, हमें अपने मसाइल की तरफ पहले देखना होगा। अभी एक पूरी दुनिया में ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला है इसराइल के हवाले से जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर एहतजाज करी, और इससे ज़्यादा महज जो है वो कुछ की अभी नहीं जा सकता। हम उसकी बात अभी नहीं करते। हमारे अपने अंदरूनी मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि अगर इसको ठीक ना किया गया तो ये उससे भी बड़ी तबाही जो है वो इधर लेकर आ सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी ईद भी गुजर गई, अब ये कोरोना वायरस का जो चक्कर है ये ना जाने कब हल हो, किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो जिस तरह के फ़ैसले होते रहे हैं, अभी भी ये सूरत हाल है, वफाक का फ़ैसला और है, सूबाई हुकूमतों का फ़ैसला और है, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जिसमें सारी मौशी सूरत हाल है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बात होना क्योंकि अब ख़त्म हो गई थी माह मुबारक की हवाले से, या उसकी वजह से आप समझ लीजिए कि वो मामला ज़ेर बहस नहीं आए, लेकिन मामला तो वहीं से शुरू होगा ना जहाँ से ख़त्म हुआ। तो मैं आपसे आज एक दफ़ा फिर ये सवाल करूँगा, ये जो बार बार दावे किए जा रहे थे कि जी मौशी हमारी जो इस्तिलाहत हो चुकी हैं, डायरेक्शन सही हो गई है, एक और नया वज़ीर ख़जाना जो है वो इम्पोर्ट कर लिया गया है, मसाइल इससे हल हो जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, बात आ जाती है अहलियत की जी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के पास वो अहल लोग नहीं है कि जो सिस्टम को चला सकें। तो ये फारूक भाई बात कब समझ में आएगी, ये तो ज़रा बताइए कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, और कितना टाइम मज़ीद लगेगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, जब ये बात 6 महीने पहले रियलाइज़ हो चुकी थी कि इनसे बात नहीं बनेगी, तो ये इतना ज़्यादा क्यों तूल पकड़ गया है? अब इससे ज़्यादा और क्या किया जाएगा, ये फरमाइए। असल में बात वही आ जाती है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, वो ऑनेस्ट हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे मुल्क की हालत बेहतर हो रही है? देखने वाली बात यह है कि आपकी टीम का हिस्सा क्या है। जी, वो इतने स्टबर्न है एक्चुअली कि अपनी ज़िद की वजह से, अना की वजह से ऐसे ऐसे चीज़ों पे अटके हुए हैं कि जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है मुल्क को नुकसान हो रहा है। जी, ठीक है, अब हमारे पास ये एक आखिरी ऑप्शन बचा था, देखा जाए अगर सिविल गवर्नमेंट के हवाले से, कि बाकी दोनों को अब 30 साल से देखते आ रहे हैं हम लोग, तो कोई बेहतरी नहीं आई। बिल्कुल ठीक। उम्मीद थी कि ये जो बुलंद बांग दावे किए गए थे इलेक्शंस में कि भाई आएंगे और ये सूरत हाल बेहतर होगी, 200 अरब डॉलर आ जाएगा, इतना हो जाएगा, मुंह पे मार देगा। फिर एक मुसीबत मैं कहूँगा हमारे लोगों के लिए क्या हुई मज़ीद, कि आप उन 3 सालों में उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चलते रहे, स्टेटस को ही रहा, बिल्कुल ऐसा। आपने कोई रिफॉर्म्स को लॉन्च नहीं किया, आपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो हेल्थ का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, एनीथिंग, ठीक है ना, हर चीज़ पैरेलल चलती है। सर भाई, अब इन लोग के पास टीम नहीं है, इनके पास लोग ऐसे अहल नहीं है, और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ठीक है, आपने नैब के ऊपर जोर रखा, आपने एहतसाब पे जोर रखा, लेकिन ये चीज़ें चलनी चाहिए थी पैरेलल, कि आप रिफॉर्म्स भी लॉन्च करें और अवाम को सहूलतें तो दें। बिल्कुल ठीक है। जुडिशरी सिस्टम इतना हमारा अहम है और पुलिस का रिफॉर्म्स आना इतना अहम है जिससे अवाम को बेतहाशा परेशानियां होती हैं। बिल्कुल सही। जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि इंसाफ मिलता ही नहीं है, फैसला हो जाता है लेकिन इंसाफ है ही नहीं। बिल्कुल। मुकदमात इतने पड़े हुए, लाखों मुकदमात पेंडिंग केसेस हैं भाई, उसका कोई एक सिस्टम बनाया जाए। लेकिन जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं इसीलिए हमेशा
कहता हूँ ये सिस्टम ही बोगस है, जंग आलूद और बदबूदार सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, ये लोग नहीं चाहेंगे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिल्कुल ठीक है, कि सिस्टम में कोई चेंज लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। वजह ये कि इसमें उनके अपने मुफादात हैं, बेनिफिशियरी हैं, हाँ, सारे के सारे सब बेनिफिशियरी हैं। वो कह रहे हैं यार इसी सिस्टम में चलाओ, क्योंकि हर एक को उससे फायदा उठाना है। अगर चेंज हो गया सिस्टम, सख्तियां आ गई, तो फिर इनके दुकानदारियां सबकी बंद हो जाएंगी। तो ये इतना एक अहम है, जिस वजह से देखिए अभी माशी जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, अब शौकत तरीन साहब को लाए हैं, तो वो भी एक बैंकर हैं। उससे पहले आप हफीज शेख साहब को लाए थे, वो IMF के आदमी हैं। बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी उन्हीं से लिंक्ड हैं, अगर देखा जाए, जो बैंकर होता है जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि कोई ड्रास्टिक चेंज आएगी। ठीक है, चेहरा ज़रूर चेंज हो रहा है। एक तो जब ड्रास्टिक चेंज आती है तो आदमी 15 दिन में पॉलिसी अनाउंस करता है कि अब ये होगा भाई, ऐसा ही, अब यूँ होगा, ये होगा, ये होगा, यू नो। ठीक है। सो वी हैवंट सीन दैट येट, ठीक है ना। उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आए हैं वो भी जी हम ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, वो भी ठीक करते करते गए, ठीक है, और अभी भी यही भी करेंगे। तो मैं वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, देखिए बात ये है कि समझ में आने वाली बात है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया, आपका करंट डेफिसिट कम हो गया, पॉजिटिव में आ गया, यू नो। ट्रेड बैलेंस कुछ बेहतर हो गया हमारा, इंपोर्ट्स हमारी घट गई हैं 17-18 बिलियन डॉलर से, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उससे अवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? सही बात यह है कि उसका जो असरात हैं, जो हैं वो अवाम तक कब पहुंचेंगे? अवाम तो महंगाई के उस तरह दबी हुई है, उसके बारे में आपने ऐसा क्या कदम उठाया, ऐसी क्या आपने रिफॉर्म्स लाए हैं? नहीं, रिफॉर्म्स आए माजरत के साथ। मैं अक्सर ये सवाल अब करता हूँ, काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो हर चीज़ का जवाब ये दिया जाता है कि जनाब यासिर साहब आप ये देखिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट हमने बना दिया है, कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, अब आप जवाब दीजिए। रोशन डिजिटल हर चीज़ का जवाब यही है। नहीं, जब मैं इंपोर्ट्स की कमी की बात करता हूँ तो कहते हैं बड़ी हमारी अचीवमेंट है। अब ये इनको कौन बिठाकर समझाए कि इंपोर्ट कम कर लेना, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है? वो जो चीज़ें दरामद हो रही थी, ये बताइए कि क्या वो मुल्क में आपकी इतनी पैदावारी सलाहियत है कि वो आप बना रहे हैं? ये तो खैर अकल रखने वालों के लिए है, इनके तो बड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। लेकिन ये आजकल हर चीज़ का जवाब जो है वो यही दिया जा रहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट आप देख लीजिए, बड़े पैसे हमारे पास बाहर से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सही काम कर रहे हैं, बाहर वाले हमें पैसे भेज रहे हैं। खुदा रहा ये बताइए कि कौन सी ऐसी दीवार है, कौन सा दरख्त है जिससे आदमी जाके सर मारे और फिर इस पर देखिए पैसे, मेरे पास पैसे पड़े हुए अकाउंट में, मैं उसको अपने घर पर खर्च ही नहीं कर रहा, उस पैसे का फायदा है कुछ? ये बड़े आपने सादा लफ्जों में समझा दिया, यही मैं आपसे चाहता था और उम्मीद भी ये करता था। अब आप ये देखें कि यार उस पैसे को चाटना बैठ के, मुझे तो भाई अवाम के लिए आपने क्या फैसिलिटेशन की है, हमें ये देखना है कि अवाम को आपने क्या सहूलियात दी हैं महंगाई से बचाने के लिए, मसाइल से बचाने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। अब आप 3 सालों में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, देखिए कोई भी मुल्क की जो असास होती है ना वो SMEs होते हैं जी। आप जब 3 साल में आए तो आपको चाहिए था कि अपनी आप, मैं शुरू से बात करता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म रेंज, मीडियम, फिर लॉन्ग टर्म रेंज के गोल सेट करते हो, गोल सेट किए और वो आप उसको एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करते हो, लोगों को बताते हो कि भाई हमारे शॉर्ट टर्म के ये गोल्स हैं, मिड टर्म के ये गोल्स हैं और लॉन्ग रेंज के ये गोल्स हैं, और उसको हमने अचीव करना है। अचीव करने के लिए भी सारी बात आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हमेशा से रहा हूँ कि आपने इस 3 साल में ऐसी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी नहीं दी जिससे कि नई इंडस्ट्री लगे, SMEs को जो है ना वो आप आगे लेके चलें, क्योंकि SMEs किसी भी मुल्क की असास SMEs होते हैं। जब आप अच्छी इकोनॉमी के लिए आप उनको प्रमोट करना पड़ता है, आपको उनको पनपाना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन उन 3 सालों में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई अनफॉर्चुनेटली, जिससे कोई जाहिर होता कि यार एक पॉलिसी सेट हो गई है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज की, उसमें इंशाल्लाह हम ऐसा तरक्की करेंगे, ठीक है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, मैं अभी इस पे तफसीलन आपसे गुफ्तगू करूंगा कि फिर शायद डॉक्टर मातीर से जो मीटिंग हुई थी उसमें शायद मौसम का हाल ही पूछा गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मातीर साहब से अगर किसी को मौका मिले है जानने का, तो सबसे पहला अगर आप भी सवाल करेंगे तो यही आपका सवाल होगा कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने जो ये जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे SMEs को, कैसे आपने ग्रो किया था? आपका भी मेरे ख्याल में और मेरा भी सबसे पहला जो उनसे सवाल होगा वो यही होगा। गलबन इसके ऊपर गुफ्तगू अभी करनी है और भी मामलात हैं, इसके ऊपर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हमारी गुफ्तगू हो रही थी मईशत के हवाले से, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके फ़ैसलों के हवाले से बात कर रहे थे।
बहरहाल बात करना ज़रूरी है और बात ऐसी की जाए कि देखने वालों को समझ भी आए। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, जिस तरह के आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, यकीनन समझना बड़ा मुश्किल है। और एक बड़ा बुनियादी सा एक सवाल है कि अगर ये जो फ़ैसले आप कर रहे हैं और जिस पे आप रोज़ाना की बुनियाद पर दावे करते हैं, सीना ठोक कर कि मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है, तो ये माह मुबारक के अंदर जो कुछ होता रहा, देखिए बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। बार बार सवाल करता रहूँगा अपने प्रोग्राम के ज़रिए, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। ये माह मुबारक में जो कुछ हुआ, जो दूध की कीमत थी, जो सब्ज़ियों फलों की कीमतें थीं और दीगर अजनास की जो कीमतें थीं, लोग इससे महरूम रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? और ये जो बड़े बड़े अशारिये दिखाए जाते हैं, फिगर्स आपको दिखाए जाते हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है? तो खुदा हकीकत पर मबनी बात कीजिए, ऐसी बात करें जो लोगों को समझ में आए। इनका साला कौन करेगा? ये बात ऐसे ही हर दफ़ा ख़त्म नहीं होगी कि माह मुबारक गुजर गया, जो कुछ होना था हो गया, अब आगे देखेंगे और फलाना होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सवाल आपसे 12 महीने होता रहेगा, बल्कि जब तक यहाँ पर हैं आपसे सवाल ज़रूर करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले भी ऐसा ही मौजू एक जिसके ऊपर बात हो रही थी, मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, तज्ज़ियाकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, इन नामसाइब हालात के अंदर भी कारोबार कर रहे हैं। ये भी बड़ा एक काम है। मैं ज़रा ये भी उनसे पूछूंगा कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है। अच्छा जी, और कोई कुछ आप बात कर रहे थे मातीर, डॉक्टर मातीर मोहम्मद की पॉलिसीज़ के हवाले से बात हो रहे थे। फार्मूला तो बड़ा आसान सा है। एक तो हमारे कौमी मिजाज भी है कि वो कॉपी पेस्ट जिसको कर लेना, कि वो इधर से नकल करके छाप लेते हैं, वो चाहे इम्तिहानी मराकज़ हो या कहीं पर भी हो, ये कॉपी पेस्ट ही चला आ रहा है। और भी बहुत सारे मामलात में नागाबार गुजर जाएगा, लेकिन इसलिए मैं उसका तस्करा नहीं करता। तो ये क्या मुश्किल था कि आप कॉपी पेस्ट कर लेते, कोई रेप्लिका उसका तैयार कर लेते? आपके पास तो बड़े बड़े जीनियस मौजूद हैं जो पॉलिसी मेकिंग में नाकाम हुए हैं। तो क्या मुश्किल था कि आप वो पॉलिसी, अगर मातीर साहब से आपकी मीटिंगें हो रही हैं, टेलीफोन के ऊपर राब्ते हो रहा है, तो क्या मौसम का हाल पूछा जा रहा है? कभी ये पूछना गवारा किया कि डॉक्टर साहब आपने ये जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ये किस तरह मुमकिन हुआ? क्या नहीं पूछा जा सकता था? बिल्कुल पूछा जा सकता है। असल में बात यह है कि खान साहब ने पहले कहा जी कि जो मलेशियन सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए, फिर कहा जो चाइनीज़ सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए, ईरानियन सिस्टम है उसको फॉलो कर लें। हाँ, लेकिन चीज़ ये देखिए, आप हमारे पास चाइना एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। चाइना जिस तरह तरक्की की है और जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह महातिर साहब के साथ जो मलेशिया से हमारे ताल्लुकात हैं, इनका मिलना रहा, हर चीज़ रही, और ये एज ए मॉडल उसको कोड करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपने उनसे इन चीज़ों, जैसे अगर कोरिया हमसे लेट 60s में 5 इयर्स का प्लान लेके आज तरक्की कर सकता है, तो क्या हम उनसे इस किस्म की चीज़ें लेके तरक्की नहीं कर सकते? वो वाली बात है कि भाई आपने कट करके पेश ही करना है, पेश ही करना है, ठीक है? तो आप कॉपी करें, पेश करें, उसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज करके अपने मुल्क के हिसाब से पॉलिसी को आप उसको नाफिज कर दें कि आइंदा भाई ये सिस्टम है। मैंने वही अर्ज़ किया कि 3 साल में कोई ऐसी रिफॉर्म्स, कोई ऐसा सिस्टम, कोई पॉलिसी लाए ही नहीं कि जिससे पता चले कि यार गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें मॉडल तो मिल गया जी, चाइना मॉडल है, मलेशिया मॉडल है, लेकिन क्या हमने उनको फॉलो किया? उन चीज़ों को नहीं किया फॉलो। तो हमें क्या इतना शर्म महसूस हो रही है हमको उनसे पूछते हुए कि यार आपने किस तरह किया था, हमें बता दो भाई। ठीक है, क्या उनके लोगों को लाने में कोई कबाहत है? हम ले आए, कोई इशू नहीं है, एज ए कंसल्टेंट लेके आ जाएं, ठीक है, मलेशिया से लेके आ जाएं, चाइना से लेके आ जाएं, बिठाएं, एक थिंक टैंक बनाएं, उनको बोलो यार हमारे मुल्क का ये मिजाज है, लोगों का ये हमारा सिस्टम है, हमें पॉलिसी ऐसी दे दो, आप रिसर्च करें महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद हमें पॉलिसी बना दो कि हम किस तरह अपनी इकोनॉमी को आपकी तरह आगे लेके जाएं, ठीक है ना? तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो, क्योंकि वजह ये है कि इनके चौधरी बहुत इनके पास। अगर कोई बाहर के आदमी ने इस तरह कर दिया तो फिर मैं और आप सवालिया पूछेंगे सवाल इनसे कि भाई आपकी क्या अहलियत थी, व्हाट डिड यू डू? ये इतने बड़े बड़े जो पहले बुलंद बांग दावे हुए थे कि वहाँ पे 200 लोगों का एक पूरी टीम है जो थिंक टैंक बना रखा है हमने, और हम आते ही इकोनॉमी को वहाँ से ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। असद उमर साहब, देखिए असद उमर साहब कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है? असद उमर साहब उनका कोई ऐसा तजर्बा नहीं कि जिन्होंने ऐसे कोई अदारे चलाए हों, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पहले KPK की वजारत आला लेनी चाहिए थी। ये 5 साल पहले वहाँ काम करते 2013 में, ये समझते कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती है, सिस्टम है क्या मुल्क का, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता। इन्होंने जिंदगी की नौकरी तो कभी की नहीं, कभी भी। ये इनकी पहली नौकरी थी ना, अगर देखा जाए। साल थे, खानदान से, क्रिकेटर थे, अपने इंडिपेंडेंट थे, हर चीज अपनी थी ना, पैसे की कमी नहीं थी। तो भाई पहले नौकरी करते, वज़ीर आला बनते पंजाब, नवाज शरीफ पहले वज़ीर आला बने थे, वो छोड़े उनकी बुराइयां क्या हैं, व्हाटएवर,
वज़ीर आला बनने के बाद उनकी पहले वजीर बने, फिर वजीर आला बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आज अगर मरियम नवाज को या बिलावल को बना देंगे, इससे बड़ा सानिया इस मुल्क के लिए क्या होगा? ठीक है कि जिनको आइडिया नहीं है कि मुल्क है क्या, मुल्क को चलाना कैसे, करना कैसे, आप उनको ला के बैठा दीजिए कि आप मुल्क चलाइए, चलिए भाई। ठीक तो कोई सिस्टम नहीं ना हमारे पास, तो इनको भी चाहिए था कि भाई पहले आप नौकरी करते वजारत आला की, फिर आप आगे आते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें तो बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसी है जिन्होंने कभी काउंसलर का इंतखाब लड़ा नहीं, और लड़ा भी तो उनको मेरे ख्याल में 100 भी वोट पूरे नहीं मिले, और आज वफाकी वजीर बने में, कोई पोर्ट्स एंड शिपिंग का वजीर बना हुआ है, कोई फलाना वजीर बना हुआ है। तो फिर नतीजा तो यही निकलना था। अगर मैं उसको नतीजा खस करने की कोशिश करूँ तो यही जो हालात हैं, हमें कमोबेश यही हालात मिलने। चलिए देखिए, टर्की में आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस पे आता हूँ। जी। टर्की में उर्दवान साहब कैसे बन के सदर के? बड़ी अच्छी बात आपने कही। पहले मेयर थे इस्तांबुल के, ही प्रूव दैट ही कैन डिलीवर, ठीक है। उसके बाद वो बने, आगे मेंबर बने और सारा सिस्टम किया उन्होंने, ठीक है। और आज वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर सदर बने, आज पावर लेके बैठे। तो एक ट्रेनिंग सेशन से होते हुए गुजरते हुए आए। वो कैसे प्रोसेस था? बिल्कुल हमारे यहाँ यही वजह है कि बल्दियाती निज़ाम को ये मजबूत नहीं करते। अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा ना यासिर भाई, तो हमारे पास लोग जो ऊपर आएंगे ना, वो ट्रेन शुदा लोग ऊपर आएंगे फिर। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हमारा क्या है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसीलिए हम इसके खिलाफ हुए, पनपने नहीं दिया। वजह ये है कि आप जब तक नीचे पावर्स नहीं देंगे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं और आप काउंसलर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, डिलीवर करेंगे, लोग जानेंगे, फिर मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा। मैं वो लीडरशिप आपकी डेवलप हो रही है एक्चुअली। बल्दियाती निज़ाम एक्चुअली आपको लीडर देता है, ठीक है। आपको लोग देता है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, लोगों को पता होता है कौन डिलीवर कर रहा है। ये आप ऊपर से ला के बैठा दें कि पार्टी की वजह से वोट मिल गया, लोग जानते नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किसी आवाम के लिए कोई फलाही काम ही नहीं किया हुआ, तो वो क्या आके काम डिलीवर करके बताइए। और वो नतीजा हमारे सामने सारा चला। अभी जो 249 का इलेक्शन हुआ, जिस बुरे तरीके से शिकस्त हुई है, ये शिकस्त फाश, ये चीज़ साबित कर रही है कि आप बुरी तरह नाकाम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी जगहों पर बुरी तरह शिकस्त मिली है, तो जवाब ये दिया जाता है कि जनाब पहले तो हमारी वहाँ पोजीशन नहीं है, अब तो हमारी पोजीशन बन गई है, वहाँ पे हमें 4-6 वोट उधर से मिल गए। तो ये इसके दलाइल जो है वो पेश किए जा रहे हैं। ऐसे क्या आर्गूमेंट किया जा सकता है? कुछ भी देखिए, बात हुई है कि आप हर बंदे नाहिल आदमी के पास जस्टिफिकेशन ज़रूर होती है कि यार सिर्फ उसके पास यही है, हर एक जस्टिफिकेशन होती है। आप किसी से बात करें, हाँ कि जी मैं इस वजह से, मैं असल में लेट हो गया था, असल में यूं हो गया था, वरना मैं ये कर लेता, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। ये जस्टिफिकेशंस दे के आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप अहल हैं, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, अगर फैसल वावडा की वो सीट थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर जाते ही नहीं थे, लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं थी, लोग उनको जानते ही नहीं थे, आपने कोई काम ही नहीं किया था। उस वक्त एक जोर चला था पीटीआई का, ठीक है, एमकेएम के बाद खला आया हुआ था, तो लोगों ने आपको वोट दिया और आप बन गए। उस वक्त 1000-1200 वोट से आप बने थे, शहबाज शरीफ के मुकाबले में आप बने थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अपने काम, उस इलाके के लिए क्या काम किया, वो कोई नहीं काम कर सकता। एमएनए ना नालियाँ बनवा सकता, ना उसको फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, ये काम बल्दियाती निज़ाम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक आप पावर्स नीचे नहीं देंगे इस मुल्क में, जब तक बल्दियाती, आप जितने एडवांस कंट्रीज है ना या सिर्फ आप देख लें, उनका जो बल्दियाती निज़ाम है ना, वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, बहुत फाल है, बहुत फाल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर दूसरे इलेक्शन हो ना हो, लेकिन उसके इलेक्शन ज़रूर होते हैं, ऐसा ही है, और लोगों को उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब मेयर डायरेक्ट आता है, ये नहीं है कि वो उसको 240 काउंसिलों ने मेयर मुंतखब कर लिया, नो, उसके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डिप्टी मेयर का डायरेक्ट, फिर वो अकाउंटेबल होता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, शहर के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पार्टी बेस पे सारा सिस्टम होता है, ठीक है, पार्टी बेस होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई फिर अवाम के लिए क्या काम हो रहा है। तो ये इस सिस्टम में अगर आप समझते हैं कि यार ये कोई काम कर लेंगे अवाम के लिए, कभी भी नहीं होगा यार भाई, कभी भी नहीं होगा। अवाम पिसती रहेगी, अवाम को कोई सहूलत नहीं मिलेगी, आपके कोई मसले हल नहीं होंगे, आप कितने प्रोग्राम कर लें, आप कितनी बातें कर लें, अनटिल अनलेस यू चेंज द सिस्टम, ये काम कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, जब कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं वही सवाल आपसे दोबारा करूँगा। देखिए, हम क्योंकि इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, वही मसाइब ज़्यादा लोग जो टीवी के सामने बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं, हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, हमने भी वो तकालीफ और परेशानियाँ उठाई कि पूरे माह मुबारक के अंदर जिस तरह फल और सब्जियों की कीमतों के लिए जिस तरह दुश्वारी लोगों को हुई है, लोगों की दस्तरस से दूर हुई जो तमाम चीज़ें। अब सवाल किससे करें? जो लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं यासिर भाई आप ज़रूर सवाल करें, अपने मेहमानों से, लोगों को भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं जी इकॉनमी ठीक है फलाना, अगर केला 180 रुपये 190 रुपये अगर
माह मुबारक में फ़रोख्त होगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किससे ये सवाल किया जाए? आप बैठकर हमें अदाद शुमार बता रहे होते हैं, इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर और फलाना फलाना, इन सब से क्या हासिल है, मकसद क्या है इन सारी चीज़ों का, ये किसकी जिम्मेदारी है? अब मैं जब भी ये सवाल रखता हूँ, कहा यह जाता है जी सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, 18वीं आइनी तरमीम रुकावट है, वरना तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो जब ये आइनी तरमीम नहीं हुई थी, उससे पहले क्या यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी जब वफाक में हुकूमतें मौजूद थी? यही सारे उज़र और बहाने थे जो पेश किए जाते थे। तो इसमें नया क्या है, ये तो मुझे ज़रा देखिए, नया यासर भाई कुछ नहीं है। ये हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बाद अब अगर कराची की जुरिस्डिक्शन तो फेडरल गवर्नमेंट की तो नहीं है ना, अगर यहाँ महंगाई हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? भाई ठीक है, सूबाई गवर्नमेंट, सूबाई, ठीक है। अब देखिए, पहले वक्तों में आज से 40 साल पहले या समझ लें कि असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स या कमिश्नर्स ये शहरों में चक्कर लगाते रहते थे कीमतों की यानी कि तयन करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि महंगाई नहीं हो रही है, और जा के छापे लगते थे, सब चीज़ होती। आज के एसी जो हैं, डीसी हैं, वो एसी कमरे से निकलते नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, अब उनको सूबाई गवर्नमेंट को कुछ भी करना होता है तो ब्यूरोक्रेसी का ऐसा ही लोग, ठीक है। और उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये अब हर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब आपने 4 मुल्क बना दिए, विद इन 1 मुल्क आपने 4 मुल्क बना दिए, 18वीं तरमीम ऐसी है कि वो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंट 4 कंट्रीज एक्चुअली, सो दे हैव मेड सच अरेंजमेंट्स कि वो चौधराहट हर सूबे की अपनी है, ठीक है। अच्छा फारूक भाई, मैं आपको सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ, ये जो बड़े ममालिक जिनकी मिसालें दी जाती हैं ना, वहाँ पर ये निज़ाम राइज है लेकिन बेहतरीन नताइज उसके मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक मुल्क है ना अमेरिका, जिसकी सुबह शाम मिसालें देते हैं, हर स्टेट के अंदर अपने इंतज़ामात अपने हिसाब से चलाते हैं ना, बिजली की पैदावार हो, टैक्सेस की कलेक्शन हो। वहाँ कैसे ये चीज़ इतनी आइडियली चल रही है, सब कुछ चल रही है, कैसे वो इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि दुनिया की एक सबसे बड़ी माशी ताकत और एक वो बन गए, मजबूत इकानमी बन गए, आपके यहाँ वो चीज़ काम नहीं करके दे रही है? तो इसकी क्या वजह है, ये तो बताएं कि कमोबेश वही मामला है, सूबाई खुद मुख्तारी है बिजली की पैदावार के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर, लेकिन कंसिस्टेंट फेलियर। आप नीचे आ जाएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, सिंध गवर्नमेंट, सीरीज ऑफ फेलियर है। किसी शोबे में उठा के आप देख लें, आपको एक फेलियर की हिस्ट्री आपको मिलेगी। अब से नहीं, जितनी दफ़ा उन्होंने रूल किया, हर चीज़ में आपको फेलियर नजर आएगा। क्यों नहीं आपके? देखिए, उसकी वजह है सबसे बड़ी चीज़, एक तो एजुकेशन, सेकेंडली अदालती निज़ाम। ठीक, वो इतना स्ट्रॉन्ग है उनका जुडिशरी सिस्टम कि जब कोई करप्शन करता है और जब पकड़ा जाता है तो चाहे वो गवर्नर हो स्टेट का या कोई भी हो, ठीक है, और वो फिर बचता नहीं है, प्रेसिडेंट क्यों ना, कोई भी हो। अब देखिए, आप जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर वज़ीर आला नहीं होता कोई जी, जो आप सूबाइयत की बात कर रहे हैं ना, वो सिस्टम डिफरेंट है। वही सिस्टम की मैं बात करता हूँ। गवर्नर जो बनता है ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और जितने इख्तियारात हैं वो सब मेयर के पास होते हैं। आप देखें न्यूयॉर्क का मेयर, दूसरे मेयर, अब बात देखें कितने स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो जवाब देते हैं गवर्नर, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। उनको पता है कि भाई शहर के जो मामला हमारे हाथ में, पुलिस उनके अंडर होती है, ठीक है। और गवर्नर डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है, उसको सूबाई मेंबरान मिलके वज़ीर आला नहीं बनाते उसको। तो वहाँ सूबाई असम्बलियाँ नहीं है, आप समझे, सूबाई वजारत नहीं है वहाँ पर, वजारत नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा सिस्टम को। वो कामयाब सिस्टम इसलिए है कि वो इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं है। वो आपने इंडिपेंडेंट स्टेट तो की हुई है, एक इख्तियार दिए हुए उसको, लेकिन एक सर्टन फेडरल रूल के तहत दिया हुआ उसको, ठीक है। और उसको गवर्नर और मेयर चलाते हैं शहरों के, ठीक है। उसको सूबाई असम्बली नहीं चलाती, सूबाई वजीर नहीं चलाते। मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के पास उसकी पावर्स आए। बल्दियाती निज़ाम, आप जाके अमेरिका में जाके देखिए, उनके बल्दियाती निज़ाम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मेरे कज़न थे, वो यूज्ड टू लिव इन जर्मनी। तो वो कहीं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहे थे शहर से बाहर वीकेंड पे, तो वो नई जगह जा रहे थे कहीं, चलो यार वहाँ चलते हैं। तो रास्ते में देखा उन्होंने कि यार एक रोड का एक पैच टूटा हुआ था, कोई आप समझें 25-30 फीट का वो गड्ढा सा बना हुआ था। तो उस दोस्त ने थोड़ा आगे जाके गाड़ी लगाई पेट्रोल पंप पे, वहाँ उसने कॉल, ये आज से बता रहा हूँ कि 20-25 साल पहले की बात, 25 साल पहले, 25 साल, उसने फ़ोन किया बल्दिया वालों को कि यार ये क्या है वहाँ पर भाई। उसने उनको डांटा लिटरली कि ये टूटा हुआ रोड है, यहाँ पर तुम देखते नहीं हो क्या, ठीक है। कहता हम वापस आए, कहता आप सोच सकते हो, हम 3 दिन के बाद वापस आए हैं, वो रोड बना हुआ था, बिल्कुल ठीक।
ये राइट्स है आवाम के सर। आज आप रोते रहते हैं हम अपने नालियों के लिए, अपने रोडों के लिए, हमारी सुनता है कोई भी नहीं, कोई नहीं सुनता। वजह ये है कि उनको तो देखिए, इसमें अवाम की भी एक मसला है, अवाम हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारे हकूक क्या हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आईने पाकिस्तान हमारा, मेरे जो तालीमी निज़ाम की मैं बात करता हूँ उसमें रिफॉर्म्स हमने भी कुछ बनाई हैं, कुछ प्रपोज की थी उसमें था कि मैट्रिक से लेके इंटर तक जो है ना, वो आप आईने पाकिस्तान पढ़ाएं। मुझे और आपको पता तो हो कि मेरे हकूक क्या है, मेरे आईनी हकूक क्या है इस मुल्क के, जो आइन जो भी मौजूदा आइन है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले एक तालीम का, दूसरा सिस्टम, वो जो आप बात कर रहे हैं अमेरिकन स्टेट्स की, सर वहाँ पर सूबाई असम्बली नहीं है, सूबाई वजीर नहीं है, ये लल्ले तल्ले सारे बंद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो जाके सिस्टम ठीक होगा। इस सिस्टम के तहत कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है फारूक भाई, अब सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन गुफ्तगू ऐसी है, यकीनन सुनने वाले भी बड़ी दिलचस्पी से गुफ्तगू सुन रहे होंगे, क्योंकि अवामी मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम वफाकी बातें करें कि वहाँ पर किसका नाम ECL में डाला है, नहीं डाला। हद ये है कि आज तारीख़ तक मामला अगर कोई ज़ेर बहस आ रहा है तो वो यही आ रहा है कि फ़लाना साहब का नाम ECL में डाला जाए या ना डाला जाए। दूसरी तरफ आवाम की हालत आपके सामने। बहरहाल इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है फारूक साहब। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था, गुफ्तगू ही थी कुछ हालात के हवाले से, जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। जो कुछ पूछ सकते हैं ये सारा गुबार है, देखने वाले जो सवालात भेजते हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर में कोई तो बात करे, तो ये बात करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर सवाल तो ज़रूर करेंगे। और ये अब हर दफ़ा की तरह नहीं होगा कि मामला आकर गुजर गया और इसका ये भी जवाब काबिल कबूल नहीं होगा कि पिछली हुकूमतों में क्या होता रहा। एक तो जिस बात की भी इनसे सवाल की जाए, जवाब तलबी की जाए, तो उसका जवाब आगे से आता है कि जो पिछले दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। जनाब बिल्कुल नहीं बह रही थी, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इस तरह मामला जो हल नहीं होंगे और ये हमारे लिए जवाब जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा, लेकिन एक छोटी सी पहले ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।